नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ही टेंशन चल रही है, पार्टिकुलरली ऑन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC। पिछले साल गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़पों के बाद से उस LAC पर स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण बन चुकी है और जहां पर इंडिया और चाइना दोनों तरफ से मिलिट्री की स्ट्रेंथ वहाँ पे बढ़ा दी गई है। जहाँ इंडिया ने वहाँ 50,000 सैनिक एक्स्ट्रा उतार दिए हैं LAC पे, तो वहीं चाइना की तरफ से भी ये स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि चाइना की तरफ से कितने सैनिक वहाँ पे उतारे गए उसका कोई भी अंदाज़ा नहीं है। वहीं कुछ इंडिपेंडेंट सोर्सों से पता चलता है कि वहाँ पर चाइना ने भारी मात्रा में सैनिकों को उतारा हुआ है। तो इस सब टेंशन को देखते हुए कई सारे फॉरेन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया को वहाँ पर बॉर्डर एरियाज में बेसिक स्ट्रक्चर को बनाने में गति लानी चाहिए। उतनी ही फास्ट तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए जितनी फास्ट तरीके से चाइना ने बनाया। हालांकि LAC के नियर बाई जितने भी एरिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम तिब्बत एंड गोइंग अप टू अरुणाचल प्रदेश, इस एरिया में, अपने कंट्रोल के एरिया में चाइना ने जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है वो एकदम से अचानक नहीं बना दिया। पिछले 2 दशकों से वो चुपचाप इसको धीरे धीरे बनाता रहा। आज ये हालत हो गई है कि चाइना के कंट्रोल वाले एरिया में सड़कों का जाल सा बिछ गया है। तो बेसिक स्ट्रक्चर उसका इतना मजबूत है कि पलक झपकते वो अपनी सारी आर्मी को LAC पे उतार सकता है। इसके अलावा उसने LAC से लगे हुए जितने भी स्टार्टिंग फ्रॉम तिब्बत वहाँ पे कई सारी हवाई पट्टियाँ भी विकसित कर ली हैं, जो कि 200 से 300 किलोमीटर के दायरे में उसने हवाई पट्टियाँ बनाई हैं और फिर उसको फॉलो अप 200-300 किलोमीटर के एरिया में अनदर हवाई पट्टियाँ बनाई हैं, जहाँ से ईजिली फाइटर्स और हेलीकॉप्टर को वो भेज सकता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। जहाँ इतनी ऊंची एरिया, जो तिब्बत के ऊंचे एरिया हैं, वहाँ पर भी उसने ये हवाई पट्टी जो तैयार की है, उससे उसकी सैन्य शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पार्टिकुलर इस एरिया में। तो जहाँ ऊंचाई वाले जो एरिया हैं, स्पेशली तिब्बत एरिया में जो हवाई पट्टी है वो बॉर्डर एरिया से 300 किलोमीटर के दायरे में है। वहीं अगर आप अरुणाचल प्रदेश की तरफ आते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में तो ये डिस्टेंस और कम हो जाती है हवाई पट्टियों की। जो चाइना के बॉर्डर पे उसने जो हवाई पट्टी बनाई है वो विदिन 100 to 150 किलोमीटर के दायरे में है, तो वहाँ वो इजीली एक्सेस कर सकता है LAC को कंपेयर टू इंडिया। तो अभी इंडिया के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है कि वहाँ पर वो कैसे भी अपने इस बेसिक स्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट तरीके से वहाँ पे बनाए। हालांकि देरी से ही सही, बट भारत वहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर को अब बहुत फास्ट तरीके से डेवलप कर रहा है जब से NDA गवर्नमेंट पावर में आई है। इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी उनका मानना था कि चाइना के साथ में तो हमारी कभी कोई लड़ाई हो ही नहीं सकती है। तो जो सारा अटेंशन था वो हमारा फोकस हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल LOC विद पाकिस्तान। तो जो मेजर मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे और मिलिट्री का जो फोकस था वो पूरा का पूरा LOC पे था। और LAC पर हम अपनी जो पुरानी जो रणनीति थी बिफोर 1959 उस पे ही अभी तक चले आ रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि चाइना के साथ में हमारे रिश्ते अच्छे हैं और हम उस रिश्तों को बेहतर बनाने की और कोशिश करेंगे। और चाइना भी यही दिखाता हुआ अभी तक आया है, वी वांट ए फ्रेंडली रिलेशनशिप विद इंडिया। और वहीं जहां वो फ्रेंडली रिलेशनशिप की बात करता है वहीं पीछे से चुपचाप वहां पे एनक्रोचमेंट भी उसका चल रहा है। उसने बहुत सारी जगह, इंडियन जगह को पहले भी ऑक्युपाई किया था और अभी भी जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं पिछले साल और इस साल भी कई सारे इंसिडेंट्स आए हैं जहां पर उसने जबरदस्ती जगह पे कब्जा कर लिया है। अभी तो जो फिंगर पॉइंट्स को लेकर लफड़ा हुआ था उसमें तो चलो इंडियन साइड से थोड़े हम भारी पड़ गए और इसकी वजह से उसको वो जगह छोड़नी पड़ी और हमने मानसरोवर, जो अपना कैलाश मानसरोवर टेरेन है, उस पर भी इंडिया का कब्जा वहां पे हो चुका है, जिसकी वजह से चाइना पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। तो जहां जो फॉरेन मिनिस्ट्री के उनके जो उसका जो स्पोक्स पर्सन है चाइनीज
गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंग जिसने उसने स्टेटमेंट दिया था ग्लोबल टाइम्स, जो उनका माउथ पीस है, ऑफिशियल माउथ पीस है चाइना की गवर्नमेंट का, उसमें उसने ये इंटरव्यू दिया। उसने बोला कि इंडिया और चाइना के बीच में जो स्थिति है वो सामान्य हो रही है और हम बातचीत कर रहे हैं और इसका हल हम बातचीत के थ्रू निकालेंगे। जहां तक अभी तक 12 टोटल कमांडर लेवल की 12 बैठकें हो चुकी हैं, 12 राउंड की बैठक हो चुकी है और अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। वहीं कुछ विशेषज्ञ अपने इंडियन तरफ से, पार्टिकुलरली हर्ष भी पंत, उनको बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है इसमें फॉरेन पॉलिसीज में, उनके अकॉर्डिंग ये जो बातचीत का जो तरीका जो चाइना अपना रहा है वो केवल एक झांसा है, वो कभी भी बातचीत से इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। तो इंडिया को अभी जो फोकस करना है वो फोकस करना है अपने बेसिक स्ट्रक्चर को जल्दी से जल्दी मजबूत करे और दूसरी स्ट्रेटेजी उसको अपनानी पड़ेगी। क्योंकि याद करो, जब हिंदी चीनी भाई भाई कहते हुए 1962 में उन्होंने युद्ध छेड़ दिया था, हमारी कई हजार वर्ग किलोमीटर की एरिया को उसने कब्जा लिया था, जहां पर हमारी जो गवर्नमेंट थी वो कंप्लीटली फेल रही। कि उनका जो मोटो था, जब उन्होंने सोचा कि चाइना के साथ हमारी कभी लड़ाई हो नहीं सकती, इवन तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो गवर्नमेंट बनी थी उनका तो ये तक सोचना था कि हमारे जितने भी पड़ोसी हैं, पाकिस्तान तो हमारा भाई है, पाकिस्तान और ये जितने भी चाइना हैं इनके साथ हमारी कभी जिंदगी में लड़ाई नहीं होगी, तो क्यों ना हमको डिफेंस बजट कम कर देना चाहिए। और इवन जो आर्मी की स्ट्रेंथ थी प्रायर इंडिपेंडेंस वो बहुत ज्यादा थी, उस आर्मी की स्ट्रेंथ को भी कम करने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट को जाता है। तो उनके टाइम के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनके अकॉर्डिंग इन सारे जो अपने पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के साथ हमारी कभी कोई लड़ाई हो नहीं सकती और एक्सटर्नल फोर्सेस कभी हमारे पे अटैक कर नहीं सकती। तो ये उनका मानना था उनकी गवर्नमेंट का। और जो शुरू में जितनी भी गवर्नमेंट रही, इवन आफ्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिस 1962 के बार के बाद भी उनकी मेंटेलिटी उसी टाइप की रही चाइना को लेकर, वही कोई कड़ा रूख अभी तक अपनाया नहीं गया। उनको पता था कि 1962 वाज द फेल्योर बिकॉज ऑफ we were not having the basic infrastructure to provide ammunition support to our soldiers। और वो चीज उनको 1962 में पता होने के बावजूद भी पिछले 40 सालों में, मतलब अप्रोक्सीमेटली 40 सालों में वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया। फिर से वही मतलब सोने वाली आदत इंडियन गवर्नमेंट की, सोते रहे। जब तक इनके कान पे आके कोई बम ना फोड़ दे तब तक ये जगते नहीं है, तब तक इनको समझ में नहीं आता कि हमको क्या नया स्टेप लेना चाहिए, क्या हमारी नेशनल सिक्योरिटी है। कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं थी अभी तक। जब से एनडीए गवर्नमेंट पावर में आई 2014 से, तब से ये इस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। इंडियन आर्मी को फ्री हैंड दिया गया, सारे जितने भी डिफेंस फोर्सेस हैं उनको फ्री हैंड दिया गया कि आप अपने अकॉर्डिंग काम करो। और तब से आप देख रहे हो कि बहुत सारी सिक्योरिटी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और हमारे जो अपने साइंटिस्ट हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं और कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट भी अपने इंडिजिनियसली बना रहे हैं जो कि आर्म्ड फोर्सेस के काम में भी आएंगे। तो फिलहाल जो अभी जो फॉरेन जितने भी एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि अगर ये गलवान घाटी जैसा फेस ऑफ फिर से चाइना करता है और अगर वो चाइना आपकी जमीन में घुसता है तो इंडिया को भी सोचना चाहिए, उनको भी एलएसी क्रॉस करके चाइना के दूसरे कब्जे पे दूसरे एरिया पे कब्जा करना चाहिए। अगर चाइना यही पॉलिसी अपना रहा है, एक्सपेंशन पॉलिसी है कि हम इस इंडिया के किसी भी कॉर्नर से घुस जाएंगे, लद्दाख जोन से घुस जाएंगे और लद्दाख पे आके कब्जा करेंगे, तो इंडियन आर्मी को भी एलएसी पार करके चाइना में घुसना चाहिए, उनके एरिया को कवर करना चाहिए। जब यहाँ नेक टू नेक सोल्यूशन आ जाता है तो हमें ये स्टेप लेने की फौजा जरूरत है। रही बात पाकिस्तान की, जो पूरा अटेंशन हमारा पिछले 60 सालों से पाकिस्तान के ऊपर फोकस था, जो कि एलओसी सबसे बड़ा हमारे लिए सर का दर्द बन गई, क्योंकि वहां पे एक प्रॉपर बाउंड्री नहीं है और इसे हम एम मार्क नहीं कर सकते। ऊपर नीचे पहाड़ी एरिया है जहाँ पे हमें क्लियर नहीं दिखता है कि वेदर वी आर स्टैंडिंग इन अवर एरिया ऑफ एलओसी और वी आर देयर इन द पार्ट ऑफ द एलओसी ऑफ पाकिस्तान। तो वो प्रॉब्लम बहुत लंबी खींचने वाली है। इंडिया को पहले एलएसी पे भी काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि चाइना के साथ में हम फ्रेंडली रिलेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना सारे कंट्री जितने भी उसके नियर बाई नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी से अपने बॉर्डर को बढ़ा रहा है। कई सारे कंट्रियों को तो वो चुपचाप खा चुका है, जिसका तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कोई नाम भी नहीं लेता। वो टोटल तीन कंट्री को अपने अंदर खा गया, तिब्बत को खा गया, एक और 2 और कंट्री थे उनको खा गया। अभी उसका जो फोकस है वो नेपाल के ऊपर है, उसका फोकस है इवन
अब उस ताइवान के ऊपर है। ताइवान को तो रिकॉग्नाइज भी नहीं करता, ताइवान एक सेपरेट कंट्री है, फिर भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। उसका जो निगाह है वियतनाम के ऊपर भी है, उसका प्रॉब्लम वियतनाम से चल रहा है, उसका फिलीपींस से चल रहा है। उधर ही ईस्टर्न कोस्ट में देखो तो उसका प्रॉब्लम जापान के साथ में भी चल रहा है। तो जितना भी जो सी एरिया है ना, सी एरिया को भी वो कब्जा रहा है, जो कि एक्चुअली वर्ल्ड में किसी को भी सी पे कब्जा नहीं करना चाहिए। सी अदर फ्री रिसोर्सेस, तो सी के एरिया को भी पूरा क्लेम करता है। 90% एरिया ऑफ साउथ चाइना सी वो क्लेम करता है कि ये हमारा है। और वहां पे जो छोटे छोटे टापू है ना, जितने द्वीप हैं, उनको वो अपना एरिया बताता है। और द्वीपों को लेकर उसका प्रॉब्लम चल रहा है इवन इंडोनेशिया के साथ में। इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और इधर जापान के साथ में मेन प्रॉब्लम है वो द्वीपों को लेकर लड़ाई। अब वो हिंद महासागर में घुसने की भी कोशिश कर रहा है। अगर वो हिंद महासागर में घुसता है तो दिस विल बी लीड टू अनदर वॉर, क्योंकि इंडिया इस मामले में चुप रहने वाले हैं में से है नहीं कि वो चुप रहेगा, क्योंकि कल को चाइना यहाँ पे भी डोमिनेशन करता है, क्योंकि डोमिनेशन करने की कोशिश कर रहा है। जहां जहां छोटे कंट्री हैं, पार्टिकुलरली नेपाल, अपना श्रीलंका और ये पाकिस्तान, इनको तो वो इतना कर्ज दे देगा कि ये तो कभी सर उठा के उससे बात ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो कर्जा दे चुका है। तो ये सारे कंट्रियों को कर्ज से दबा के मारेगा और फिर उसके बाद कुछ बोलेंगे नहीं और चुपचाप इनकी जगह पे भी कब्जा करेगा। ये आप टाइम के आते आते आप देख लोगे कि ये नेपाल और तुम्हारे म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका और पाकिस्तान को देख आपकी आंखों के सामने देखते देखा जाएगा। और वर्ल्ड में कोई भी, इवन जो यूएन है ना, ये भी इसमें चू नहीं करेगा, क्योंकि चाइना उस यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और जब भी कोई बात आती है तो वीटो पावर लेके चला जाता है। तो ये अगर कुछ करेगा तो उस पर ये लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे। यही होगा अगर ये सारे कंट्री जितने भी हैं वो मिलकर सामने, या बड़े जो कंट्री हैं, सुपर पावर कंट्रीज हैं, वो इसमें दखलंदाजी नहीं देते तो चाइना की जो एक्सपेंशन पॉलिसी है उसकी वजह से कई सारे देशों को ये चुपचाप निकल जाएगा। जहां तक इंडिया का मामला है तो इंडिया को अब समझना चाहिए, बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। स्पेशली आपका सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो चाइना है। पाकिस्तान को आप वैसे ही लपेट लोगे, पाकिस्तान तो आपके लिए कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान कैन नॉट इवन सस्टेन 1 आवर ऑफ वॉर विद इंडिया। आपको फोकस करना है कि हाउ विल यू टैकल एनी काइंड ऑफ थ्रेट विच इज कमिंग फ्रॉम LAC। तो उसके लिए आप अपना बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको फोकस करना है डिफेंस इक्विपमेंट पे। जितने से जितना जल्दी आप डिफेंस इक्विपमेंट प्रॉपर तरीके से फंक्शनल वे में एक्वायर कर सकते हो, आइदर आप इसको प्रोक्योर कीजिए या खुद ही इंडिजिनियसली डेवलप कीजिए। बट आपके पास केवल और केवल 5 से 6 साल हैं जिसमें आपको ये सारा सेटअप तैयार करके रखना है। उससे ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं, क्योंकि वो दिन अब दूर नहीं जब चाइना आपसे डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट करेगा। क्योंकि दिख रहा है उसकी जो हालात हैं पिछले कई सालों से वो ऐसे ही हैं, क्योंकि वो एक तरफ आपसे बात करता है और दूसरी तरफ से इशारा करता है, तो दूसरी तरफ से लोग फिर वही करते हैं जो एक्चुअली उनका इंटेंशन है। अभी जो रिसेंटली में पिछले हफ्ते कुछ खबरें आ रही थी, जब न्यूज चैनल मैंने खोला तो न्यूज चैनल में कुछ खबरें आ रही थी कि उत्तराखंड के कुछ एरिया में कुछ सैनिक घुस आए थे। 100 सैनिक, कुछ 100 PLA के सैनिक घुस आए थे। वो कुछ टाइम तक उस एरिया में रहे, ITBP के साथ, ITBP के सैनिकों के साथ उनकी झड़प भी हुई और उसके बाद वो चुपचाप वहां से निकल लिए। तो ऐसे जो हथकंडे हैं वो चाइना बहुत पहले से अपना रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया, उसके नियर बाई जितने भी कंट्री हैं उनमें चुपचाप ऐसे ही घुसड़ता है। अगर वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो जहां तक उसके सैनिक पहुंच गए वो उसका अपना एरिया है, वहां पे अपना झंडा गाड़ देता है। इंडिया के साथ में भी यही अभी तक करता रहा था। प्रायर टू NDA गवर्नमेंट कितनी सारी जमीन को वो ऐसे ही चपट कर ले गया। और उस पर जो द फेमस स्पीच विच आई वाज लिसनिंग ऑन वन डे राइट ऑन यूट्यूब, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जब 1962 में हमने 12,000 से लेके 18,000 वर्ग मील एरिया जो चाइना को दे दिया था, उसमें बोल रहे थे वो ऐसी जगह थी जहां पे घास भी नहीं उगती। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग वहां घास नहीं उगती थी, बट दैट वाज दी बेसिकली फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज गुड। क्योंकि अगर लड़ाई होती है बैटल फील्ड के लिए वो जगह अच्छी थी, क्योंकि लड़ाइयाँ आगे सिटी में नहीं होती हैं, लड़ाइयाँ ओपन एरिया में होती हैं, हिली एरिया में होती हैं, माउंटेन एरियाज में होती है, जहाँ पे हम आराम से अपने दुश्मनों को मार गिराएं। तो उसके लिए वो बैटल फील्ड के लिए सबसे बेस्ट जगह थी, जो जगह अक्साई चीन के नाम से जानी जाती है, जिसको चाइना ने हड़प लिया 1962 में, जिसको हड़पना कहेंगे। और LOC भी हमारे माननीय
जिन्हें महान प्रधानमंत्री बोलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से LOC का भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, क्योंकि जब इंडिया वहां पे एडवांसमेंट कर रहा था हमारे चांसेस थे कि हम पूरे एरिया को कवर कर सकते थे। उसी दौरान ये मुखिया बन के UN में पहुंच गए और UN से जाके रिक्वेस्ट की आप इसमें इंटरफेयर कीजिए। आपको क्या जरूरत थी? यू आर ऑन दी विनिंग साइड बट स्टिल आप जाके वहां बोल देते हो आप इंटरवेंशन कीजिए। UN ने उठा के इंटरवेंशन कर दिया, बोल दिया जहां पे आप हो वहीं पे रुक जाओ। और फिर जब उसने UN ने कहा ठीक है वहां से जो LOC है वहां से आप अपनी सेना उठा लो, आप तो इतने महान हो, आप तो कुट गए। वहीं पाकिस्तान ने उस चीज को नहीं माना और जितना एरिया कुछ बचा था उसको और एक्स्ट्रा उसने कब्जा कर लिया। उसके बाद में वो आप वहां मार्का करते हो कि दिस इज दी LOC, दिस इज अनडिफाइंड बाउंड्री, और जो आज तक अनडिफाइंड चली आ रही है। करोड़ों अरबों रुपए हम वहां पे खर्चा करते हैं, इतने सारे सैनिकों को लगाते हैं, हर साल हमारे कई सारे सैनिक मारे जाते हैं। इन सब चीजों का श्रेय हमारे महान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जाता है। हालांकि अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई है, अब गवर्नमेंट कुछ बेटर सोच रही है। आई होप नेक्स्ट 10 ईयर्स में इसका भी सॉल्यूशन निकल जाए। जो पॉक हम चिल्लाते रहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो साले वहां बैठ के चिल्लाते रहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। अब आदमी कंफ्यूज है कि किसने ऑक्युपाई किया, जबकि अगर हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री तो क्लियर कहती है कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अगर कश्मीर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है तो फिर ये प्रॉब्लम कैसे है, ये प्रॉब्लम कैसे, इसका सोल्यूशन आपको निकालना चाहिए। इसमें UN कौन होता है यहाँ पे चौधरी बनने वाला? ये आपकी इंटरनल प्रॉब्लम है, आपको उठ के इसके पे कुछ करने की जरूरत है। आपके अंदर गट्स होना चाहिए उनको मार भगाने का वहां से। तो आपको अब इंडिया को 2 फ्रंट वार के लिए तैयार रहना चाहिए। अपनी आर्मी को स्ट्रेंथ कीजिए, अपनी एयरफोर्स को स्ट्रेंथ कीजिए, आपकी नेवी ऑलरेडी स्ट्रेंथन में है। इक्विपमेंट परचेज कीजिए या इक्विपमेंट डेवलप कीजिए इंटरनेशनली। इस एरिया पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो फंडिंग है वो पार्टिकुलरली डिफेंस की तरफ मोड़नी चाहिए, क्योंकि अब वो दिन आने वाला है जब आपको ये 2 फ्रंट वार करना ही पड़ेगा। आप चाहे उसको आंख बंद करके टाल नहीं सकते, आप आंख बंद करके सोच नहीं सकते हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं हमारे साथ कभी लड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। टाइम इज गोइंग टू कम सून जहां पे यू विल बी फोर्स टू फाइट विद 2 एनिमीज ऑफ यू, जिसको आप एक को अपना दोस्त मानते हो, एक तो आपका परम दुश्मन है ही फ्रॉम 1947। वो हमेशा चाहता है कि होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट वार करने की उसकी हिम्मत नहीं है। तो वो ना कहता है, उसकी एक पॉलिसी है, डॉक्ट्रिन है, कट दी इंडिया या ब्लीड दी इंडिया विद 1000 कट्स। तो 1000 कट्स वो कैसे लगाता था? अभी तक वो चुपचाप आतंकवादी भेजता था, बॉम्ब ब्लास्ट करवाता था। इसकी वजह से जहां पे रेलवे में जाओ तो कोचेज में लिखा रहता था किसी का अनजान बैग से टच मत करो, या फिर जहां पे भी नॉर्मल जगह सड़कों पे घूम रहे हैं वहां पे लिखा रहता था कि अनजान वस्तु पाई जाए तो पुलिस वालों को बताओ। क्योंकि वो बहुत सारे इंसिडेंसेस ऐसे हुए, मतलब प्रायर दी मोदी गवर्नमेंट बहुत सारा वहां पे लफड़ा हुआ, और इसकी वजह से हमेशा हम आपस में ही एक दूसरे पे शक करते थे, जबकि बाहर के लोग आके यहाँ पे बम ब्लास्ट करते थे। हालांकि 2014 के बाद ऐसे इंसिडेंट कंप्लीटली कम हो गए हैं, क्योंकि आर्मी को फ्री हैंड मिल चुका है। कोई भी ज्यादा जो टुटपुंजिया लंजपुंजिया अंदर घुस के आ नहीं सकता, वो वहीं पे चटका देते हैं उनको। कुछ घुस जाते हैं तो जम्मू कश्मीर तक उनको चटका लेते हैं। अभी रिसेंटली में एक पकड़ा गया है, अब उसमें एक बच्चा भी है, बच्चा क्या 19 ईयर्स का है। अब वो बैठे कह रहा है नहीं इंडियन साइड के सोल्जर बहुत अच्छे हैं, मेरे को मारा नहीं और मेरे को भड़काया गया था, मेरे को 20,000 रुपए दे के बस भेज दिया जाके लड़ाओ। अरे भाई, उसका जो पत्रकार उसका इंटरव्यू ले रहा है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बच्चा कितना इनोसेंट है। बच्चा इनोसेंट नहीं, उसके दिमाग में एक ही नॉलेज भरा हुआ है, आसमानी किताब का नॉलेज। उसको चाहे कितना भी आप प्यार दिखा देना, वो जैसे ही छूटेगा ना उठा के बंदूक आप पे मारेगा और आपको ही भूंजेगा। वो इवन आज बुराई कर रहा है पाकिस्तान की, जैसे ही जाएगा दोबारा से फिर आएगा और फिर आपको मारेगा। इस बार तो उसने जन्नत नहीं पा पाई, क्योंकि उनको यही सिखाया जाता है कि आप मर जाओगे तो आपको कोई गम नहीं, जन्नत तो आपको मिलनी है। बाकी सारे तो हम तो गुर्बत में जाएंगे भाई, हम कहाँ से जन्नत में जाएंगे, हम तो सारे काफिर हैं, तो हमने तो गुर्बत में ही जाना है। इन लोगों को जन्नत में तो सीट केवल इन्हीं की ऑलरेडी फिक्स्ड है, इन्हीं को ही मिलेगी, बाकी सारे गुर्बत में जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा, चाइना इंडिया का जो फेस ऑफ चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है और इंडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में प्रॉपर अटेंशन लेने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब नहीं
तो कभी नहीं। अगर अब आप लेट हो जाते हो और ढीला पोली कर देते हो तो वो लोग इतने महान हैं कि आपको तो समझ लो आपका क्या करेंगे। वो कब्जा लेंगे आपकी सारी जगह को, आपकी सॉवरेनिटी खतरे में पड़ जाएगी। तो माई एडवाइस नहीं, माई रिक्वेस्ट एज ए कॉन्सर्न सिटीजन, आई एम रिक्वेस्टिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, प्लीज फोकस ऑन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन LAC। LAC को अब LOC की तरह लेना स्टार्ट कीजिए। LAC इज नॉट ए नाउ पीसफुल जोन, इट इज ए नाउ LOC। यू हैव टू फोकस मोर, इन्वेस्ट मोर मनी, develop your own weapons or procure the weapons, strengthen our armed forces so that in the case of two-way front war we should be capable of neutralizing any kind of enemy's misadventure। I hope दोस्तों आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए ड्रेस साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।